गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटीन फिलामेंट का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। आज एक बार फिर से उसे हम लोग रिव्यू करेंगे। ये मैंने बनाया था, ये एक थिन फिलामेंट है, ये एक थिन फिलामेंट है। ये अगेन मैं एक थिन फिलामेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फिर से एक थिन फिलामेंट मैंने ड्रॉ किया है और एक और थिक फिलामेंट मैंने ड्रॉ किया, सॉरी थिन फिलामेंट मैंने ड्रॉ किया। इसके बाद हम लोग अब थिक फिलामेंट्स को ड्रॉ करेंगे। ये रहे थिक फिलामेंट्स। यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया मसल फाइबर के प्रोटीन फिलामेंट का स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे जो हैं ये थिन फिलामेंट, जो भी ब्लैक लाइन से नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे थिन फिलामेंट्स हैं, और जो भी ब्लू लाइन से बने हुए नज़र आ रहे हैं वो सब थिक फिलामेंट्स हैं। इन थिक फिलामेंट्स को आपस में कनेक्ट रखने के लिए जो लाइन रिस्पॉन्सिबल है उस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या? एम लाइन। उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एम लाइन। जो थिन फिलामेंट्स को कनेक्ट रखने के लिए जो लाइन रिस्पॉन्सिबल है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं जेड लाइन। इस लाइन को हम लोग कहते हैं जेड लाइन। क्लियर है? ये हो गया थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। इन थिक फिलामेंट से निकले हुए क्रॉस आर्म, जो कि आगे मैं फिर से एक बार और डिस्कस करूंगा। इन थिक फिलामेंट्स को लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे से कनेक्ट रखने वाले प्रोटीन फाइबर का नाम है टाइटन फिलामेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग टाइटन फिलामेंट। इसे हम लोग कहते हैं टाइटन फिलामेंट, टाइटन फिलामेंट। क्लियर है? तो ये हो गया जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन। और इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर ये एम लाइन। फिर सिमिलरली यहाँ भी मैं देखूँगा तो ये भी क्या है? ये भी एम लाइन। ध्यान रखेंगे कि जहाँ से जहाँ तक सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं। जिस एरिया में सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट हैं, थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं, उसे हम लोग कहते हैं एच जोन। एच जोन, एच जोन कहते हैं इसे हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये हो गया एच जोन। जिस एरिया में पूरे के पूरे एरिया में जहाँ से जहाँ तक थिक फिलामेंट जहाँ से जहाँ तक अरेंज है, चाहे वहाँ पर थिन फिलामेंट आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं, थिक फिलामेंट का जो पूरा का पूरा लेंथ है उसे हम लोग कहते हैं ए बैंड, ए बैंड। और जो एरिया थिक फिलामेंट और जेड लाइन के बीच का जो एरिया आता है उसे हम लोग कहते हैं आई बैंड, आई बैंड। क्लियर है? आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर समझ चुके होंगे इसका। और अगर मैं बात करूं इस एक स्ट्रक्चर को, यानी कि 2 आई बैंड प्लस 1 ए बैंड, इस दोनों को मिलाकर के हम लोग इसको क्या कहते हैं? सार्कोमेयर, सार्कोमेयर। और ये सार्कोमेयर क्या है? ये फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। ठीक है? तो हमने देखा था मसल फाइबर तक। अभी हम देखेंगे मसल के प्रोटीन के बारे में। मसल के प्रोटीन के बारे में अगर हम देखेंगे तो बेसिकली इसमें 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट को बनाता है और एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट को बनाता है।
आप जरा सा बैक पोर्शन से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, जो एक्टिन है वो थिन फिलामेंट्स को बनाता है और जो मायोसिन है वो थिक फिलामेंट्स को बनाता है। आपने देखा होगा कि मायोसिन, जब मैं थिक फिलामेंट ड्रॉ कर रहा था तो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था और इस स्ट्रक्चर से मैंने इस तरीके से हेड्स निकाले हुए थे। इस तरीके से जो हेड्स निकाले थे, ये कुछ नहीं है, ये इस तरह से स्क्वायर बॉक्स नहीं होता है। एक्चुअली ये वाला जो दिख रहा है मायोसिन का ये पूरा का पूरा फॉर्म, ये मायोसिन का ही पूरा का पूरा फॉर्म। इसमें इस तरीके से एक मायोसिन, फिर ये दूसरा मायोसिन, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो थिक फिलामेंट जो होता है वो मल्टीपल मायोसिन्स का एक क्लस्टर होता है, एक गुच्छा होता है, जिसके कि दोनों तरफ उसके हेड्स निकले हुए होते हैं। अगर मैं इसको सिंपल इस तरह से बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा निकला हुआ मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से निकला हुआ मिलेगा। एक इसका हेड निकला हुआ है इधर, एक हेड निकला हुआ है इधर, फिर ये दूसरा क्लस्टर और एक हेड इधर निकला हुआ है, दूसरा क्लस्टर, एक हेड इधर निकला हुआ, फिर इससे इधर की तरफ स्टार्ट होने वाला एक क्लस्टर ऐसे, तो यही हो जाता है, ये थिक फिलामेंट बन जाता है। एक दूसरे के ऊपर कॉइल होते होते ये थिक फिलामेंट बन जाते हैं और ये जो है ये क्रॉस आर्म्स बनते हैं इसके, ये इसके ग्लोबुलर हेड बनते हैं। इसमें बेसिक कंपोनेंट अगर मैं देखूंगा तो ये, अगर मायोसिन का ये जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टेल पोर्शन कहते हैं, और ये टेल पोर्शन जो होता है इसे हम लोग लाइट मेरोमायोसिन के नाम से जानते हैं। इस आप लोग LMM भी कह सकते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, ग्लोबुलर हेड वाला जो पोर्शन है, ये ग्लोबुलर है, ये ग्लोबुलर है, ये ग्लोबुलर है, और ग्लोबुलर हेड वाला जो पोर्शन है ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हेवी मेरोमायोसिन कहते हैं, और ये हो गया HMM। याद रखेंगे कि ये हेड जो है, ये जो हेड पोर्शन है, इस हेड पोर्शन में एक एंजाइम होता है, उसे हम लोग कहते हैं ATPase, और ये ATPase की कारण ही यहाँ पर ATPase की एक्टिविटी होती है। ATPase की एक्टिविटी बोले तो क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ATP का ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण से फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इजेक्ट होते हैं और उस बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण उससे एनर्जी लिबरेट होती है, लिबरेट्स एनर्जी, और जो एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। ये हो गया मायोसिन की बात। अब मैं बात करूंगा इसमें एक्टिन की। एक्टिन जो होता है वो अर्लियर अगर मैं बात करूंगा तो वो ग्लोबुलर फॉर्म में होता है, जिसके कारण से उसे जी एक्टिन कहते हैं। लेटर ऑन क्या होता है, उसका पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन मतलब कि उसका चेन फॉर्म होता है, पॉलीमराइजेशन। और ये आप देख रहे हैं कि यही ग्लोबुलर फॉर्म जो है, ये अब ग्लोबुलर फॉर्म अब फाइब्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसीलिए अब मैं इसे F एक्टिन कहूँगा या फिर फाइब्रस एक्टिन कहूँगा, और ये एक फाइब्रस फॉर्म है। ये एक्टिन जो है, इस एक्टिन में बेसिकली 3 चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। जो एक्टिन का एक फाइब्रस थ्रेड है, वो इस फाइब्रस थ्रेड को होल्ड करके रखने के लिए ट्रोपोमाइसिन, और इसके सारे के सारे, इस ट्रोपोमाइसिन के सारे एक्टिव साइट्स को कवर करने के लिए ट्रोपोनिन, सारे के सारे एक्टिव साइट्स को कहाँ पर, टू कवर द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट पर जो एक्टिव साइट्स होते हैं, उन एक्टिव साइट्स को कवर करने के लिए वहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। और ये ट्रोपोनिन अगर मैं बात करूँगा तो ये ट्रोपोनिन जो है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। आगे में जाकर के इस तीनों कंपोनेंट के बारे में डिटेल में बात करूँगा।
हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे इसमें ट्रोपोमाइसिन के बारे में बात करेंगे। तो ये ट्रोपोमाइसिन जो होता है ये एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, एक्टिव साइट को, किसके, एक्टिन के एक्टिव साइट को क्या करता है, मास्क करता है, कवर करता है, उसको ढक करके रखता है ताकि उस पर कभी भी एक्शन ना हो जाए। और ये खास करके कब ढक करके रखेगा, ये रिलैक्स स्टेज में, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा उस टाइम पर उसको ढक करके रखेगा। रिलैक्स स्टेज में उसको क्या करेगा, ढक करके रखेगा। ट्रोपोनिन के बारे में बात करेंगे, वो जो आपने ट्रोपोनिन ग्लोबुलर फॉर्म में जो 3 एलिमेंट्स देखे थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोमाइसिन, तो ये बीच वाला जो एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर था जो कि ग्लोबुलर एक्टिन के एक्टिव साइट्स को कवर कर रहा था, ग्लोबुलर एक्टिन के एक्टिव साइट्स को कवर कर रखा था। ये एक्टिव साइट्स हैं, इन एक्टिव साइट्स को ये मास्क कर रखा है, इस एक्टिव साइट्स को ये मास्क करके रखा है और इन एक्टिव साइट्स पर जा करके ये ट्रोपोनिन चिपके हुए होते हैं। इस एक्टिव साइट को एक्सपोज होने के लिए सबसे पहले ट्रोपोनिन का हटना जरूरी होता है। अब बात करेंगे ट्रोपोनिन, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में ग्लोबुलर प्रोटीन, और इसके 3 यूनिट्स होते हैं। मैंने बात करी थी कि इसके 3 यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट होता है TNT या फिर इसी को TPT भी कह देते हैं, जो कि ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है। ये वाला जो इसका जो बीच वाला ये थ्रेड है उससे जाकर के अटैच होता है। TNI ये एक्टिन को इनहिबिट करता है, एक्टिन जो फाइबर है उसको इनहिबिट करता है, एक्टिव नहीं होने देता है। और TNC जो होता है ये कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट होता है। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट के सिग्नल के कारण क्या होगा, जब भी कैल्शियम रिलीज होगा तो वो कैल्शियम जाकर के सबसे पहले TNC से जाकर के बाइंड करेगा, और जैसे ही TNC से जाकर के बाइंड करेगा ट्रोपोनिन अपने इस वाले साइड से हट जाएगा। ट्रोपोनिन जो इस साइड पर आकर के बाइंड किया हुआ ये ट्रोपोनिन हट जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के बारे में। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, सार्को वर्ड फिर ट्यूबुलर और सिस्टम, यानी कि ट्यूब्यूल्स से बना हुआ सार्को का सिस्टम, यानी कि मसल का कोई सिस्टम। इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक मसल के फाइबर का हमने स्ट्रक्चर लिया है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि जो मसल फाइबर का सबसे, यानी मसल के सेल का जो सबसे बाउंड्री वाला स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। उसके अंदर हमने ये सिस्टर्नी बना रखा है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी होता है। उसी तरह से यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इनवेजिनेशन से, इसी सार्कोलेमा के फॉर्म्ड ड्यू टू इनवेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा। इनवेजिनेशन बोले तो क्या, अंदर धंसना, अंदर की तरफ धंसना। ये देख रहे हैं आपकी कि पॉकेट लकीगा अंदर की तरफ धंसता हुआ आ गया है, और इसके कारण से सार्कोलेमा के सार्कोप्लाज्म में अंदर धंसने के कारण से जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग टी ट्यूब्यूल कह रहे हैं। ये क्या है, ये सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म है। जिस तरह से साइटोप्लाज्म उसी तरह से सार्कोप्लाज्म। ये सार्कोप्लाज्म के अंदर जो इनवेजिनेशन हुआ है सार्कोलेमा का उसे हम लोग क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या फंक्शन है हम लोग आगे देखेंगे। इसमें ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बनाया है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक कैल्शियम रिजर्वॉयर की तरह काम करता है, कैल्शियम रिजर्वॉयर की तरह काम करता है, और इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपने देखा कि ये कैल्शियम का रोल यहाँ पर आ रहा है, फिर ये कैल्शियम रिलीज यहाँ से हो रहा है, बाइंडिंग यूनिट यहाँ पर है, और इसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा ये हम लोग फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो डायग्राम में पहले ही बना चुका हूं, आप डायग्राम को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम 2 चीज़ों से बना हुआ होता है, एक टी ट्यूब्यूल और दूसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंक्लूडिंग सार्कोलेमा। टी ट्यूब्यूल एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूडिंग सार्कोलेमा। अब ये टी ट्यूब्यूल जो हमारा मेन इसमें फंक्शनिंग पार्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टी ट्यूब्यूल जो होता है, अगर मैं बात करूँ इसमें कार्डियक टिश्यूज़ में,
कार्डियक टिश्यूज़ में, यानी कि हार्ट से रिलेटेड टिश्यूज़ में, तो उसमें ये जेड लाइन के इन्वेजिनेशन से बनता है। जेड लाइन पर सार्कोलेमा के इन्वेजिनेशन से बनता है। जबकि अगर मैं बाकी जगह पर बात करूंगा मसल्स के अंदर, बाकी स्केलेटल मसल्स के अंदर अगर मैं बात करूंगा, तो वहाँ पर ये एआई बैंड के पास जो इन्वेजिनेशन होता है सार्कोलेमा का, उससे बनता है। तो आप याद रखेंगे कार्डियक टिश्यू में ये जेड लाइन के पास, और बाकी टिश्यूज़ में अगर मैं बात करूंगा तो ये एआई बैंड के पास जाकर के इसका इन्वेजिनेशन होता है। नेक्स्ट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम के रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि जो मायो बोले तो क्या, मसल, न्यूरल, यानी कि मसल का जो न्यूरल जंक्शन है, यानी कि मसल और न्यूरॉन का जो जंक्शन है, उस जगह पर मैं बात करूंगा कि वहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि नर्वस सिस्टम की तरफ से आया हुआ एक मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है। ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है? ये सार्कोलेमा के अंदर, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर ये सार्कोलेमा की परमिएबिलिटी को increases the permeability of sarcolemma, जिसके कारण से क्या होता है कि इनफ्लक्स ऑफ Na+ होता है। इनफ्लक्स बोले तो क्या, इन मतलब अंदर और फ्लक्स मतलब कि ट्रैवलिंग। क्लियर है? तो Na+ जो है ये बाहर के एनवायरनमेंट से सार्कोलेमा के अंदर आता है, इनफ्लक्स। और यहाँ से याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, पूछा गया है कि क्या होता है, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि वहाँ पर परमिएबिलिटी जो है सार्कोलेमा के इंक्रीज कर जाती है। किसके लिए? तो Na+ के लिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाता है, जिसके कारण से मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाता है। डीपोलराइज्ड होने के कारण क्या होता है कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन क्विकली ट्रांसमिट्स थ्रू टी ट्यूब्यूल, एक तरफ से दूसरे तरफ, दूसरे तीसरे चौथे, इस तरह से करके ये पूरे के पूरे फाइबर में ट्रांसमिट हो जाता है, जिसके कारण से पूरा का पूरा फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैंने एक स्ट्रक्चर में यहाँ पर बनाता हूँ, सपोज करता हूँ कि यहाँ पर अगर Na+ का इन्फ्लक्स हुआ है, और यहाँ पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर कैल्शियम रिजर्वॉयर जो है ये यहाँ पर, और जैसे ही Na+ और इधर आया, जिसके कारण से क्या होगा कि मेम्ब्रेन की जो पोलराइज्ड एक्टिविटी थी पहले, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। जैसे ये डिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, इसके कारण से क्या होगा कि इससे पहले मेम्ब्रेन पोलर फॉर्म में था कि एक तरफ Na+ कम मात्रा में है और यहाँ पर Ca+2 ज़्यादा मात्रा में, यानी कि दोनों तरफ में अगर मैं प्लस की ही सिर्फ बात करूँगा तो इधर प्लस ज़्यादा, इधर प्लस कम। और अगर इधर से अगर बहुत ज़्यादा इधर ट्रैवल कर गया तो इधर नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो होगा, ये मेम्ब्रेन डिपोलराइज होने के कारण क्या होगा कि ये टी ट्यूब्यूल से क्विकली ट्रांसमिट होगा। ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जो है ये क्विकली ट्रांसमिट होगा एक से, और पूरा का पूरा मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर ये टी ट्यूब्यूल का अगर आपसे कोई वर्क पूछे, ये इसका सबसे अहम रोल होता है पूरे के पूरे फाइबर को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कराने में। अदरवाइज ये सिर्फ एक यूनिट ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। आप समझ पा रहे हैं इसको? तो टी ट्यूब्यूल की हम इसमें बहुत बड़ा रोल मानेंगे कि टी ट्यूब्यूल जो है इसको क्विकली ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, जिसके कारण से पूरा का पूरा मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। तो ये क्विकली ट्रांसमिट करता है, और इसमें क्या करता है, जिसके कारण से सारे के सारे में एसआर जो है, एसआर बोले तो क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर जगह पर कैल्शियम चैनल जो है, ये कैल्शियम चैनल खुलने लग जाएंगे, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम चैनल्स खुलने लग जाएंगे, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म के अंदर, ये मैंने बात करी थी कि यहाँ पर ये क्या है, ये सबके अंदर में क्या है, ये पूरा का पूरा सार्कोप्लाज्म है। ये पूरा का पूरा क्या है, मीडियम सार्कोप्लाज्म, जिसके अंदर ये
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होगा कि Ca+2 बाहर आने लग जाएगा, जिसके कारण से सार्कोप्लाज्म के अंदर Ca+2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया हुआ Ca+2 ये जा करके बाइंड कर जाएगा किसके साथ। आपको याद होगा कि ट्रोपोनिन के बारे में मैंने बात की थी, और वहाँ पर ट्रोपोनिन के पास एक TNC नाम का यूनिट था, उस यूनिट के साथ जाकर के ये कैल्शियम+2 जो है, ये Ca+2 वो जाकर के बाइंड कर जाएगा, और वो क्या करेगा, उसके अंदर एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करेगा। ध्यान रखें, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज उस चेंज को कहा जाता है कि वो जो कि एक लिमिटेड समय के लिए होता है, और जैसे ही वो वापस मतलब रिकवर हो सकता है, इस तरह के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कहते हैं। एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, और क्या होता है कि वो ट्रोपोनिन जो है उस जगह से डिटैच हो जाता है, किस जगह से, जहाँ पर उसने ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन के एक्टिव साइट पर बाइंड करके रखा हुआ था, वहाँ से ट्रोपोनिन जैसे ही डिटैच हुआ, अगर ये फाइबर है और इस पर ये अगर इस तरह से ये एक्टिन फाइबर अटका हुआ है, और इस पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इसके एक्टिव साइट पर ये ग्लोबुलर प्रोटीन मैंने बना दिया, ये ट्रोपोनिन। तो जैसे ही ये ट्रोपोनिन जाकर के एक कैल्शियम+2 इससे जाकर के बाइंड करेगा, ये क्या होगा, इससे इस जगह से ये डिटैच हो जाएगा, ये डिटैच हो गया, Ca+2 लेकर के ये डिटैच हो गया। डिटैच हो गया तो इसके कारण से क्या हुआ कि इसके पास इसका जो एक्टिव साइट है अब वो अनमास्क हो गया, अनवील हो गया, जिसके कारण से अब ये एक्सपोज्ड है, और इस एक्सपोज साइट पर अब जाकर के क्रॉस आर्म बाइंड कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसके बाद क्या होगा कि एक्टिन का जो साइट है वो फ्री हो गया, बाइंड करने के लिए फ्री हो गया, और मायोसिन जो है, मायोसिन जो कि हमने बात करी थी मेरोमाइसिन के बारे में, याद होगा आपको, थिक फिलामेंट्स के पास जो मायोसिन, थिक फिलामेंट्स मायोसिन के बने हुए होते हैं, तो मायोसिन जो होता है वहाँ पर जाकर के एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। इस क्रॉस ब्रिज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा NCERT के पेज नंबर 306, 307, इसके फिगर नंबर 20.3 और इसके फिगर नंबर 20.4 पर। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग कल देखते हैं। थैंक यू।